दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोई नोवेल या फिर कोई प्ले नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका नाम है डोवर बीच। डोवर बीच दोस्तों, इसको लिखा था एक इंग्लिश पोइट और कल्चरल क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है मैथ्यू आर्नोल्ड का। 1867 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये है, इसके अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब एक ही बंदा बोलता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की खास बात ये होती है। और डोवर बीच एक जगह का नाम है दोस्तों। कभी मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस जगह पर हनीमून मनाया था, इसलिए बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। द सी इज़ काम टू नाइट। रात का टाइम है और समुद्र एकदम शांत लग रहा है। द टाइड इज़ फुल, और समुद्र में टाइड फुल है। टाइड का मतलब दोस्तों समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसको बोलते हैं टाइड। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स। यहाँ दोस्तों मून लाइज फेयर का मतलब चांद खूबसूरत दिख रहा है। फेयर का मतलब यहाँ पे खूबसूरत के लिए वर्ड यूज किया है ये फेयर, और उसकी रोशनी स्ट्रीट्स पर पड़ रही है। अपॉन द स्ट्रीट्स का मतलब समुद्र के बीचों बीच चांद की रोशनी पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड गॉन। और सामने की तरफ फ्रेंच कोस्ट पर, फ्रांस के किनारे पर एक लाइट ग्लीम करती है, यानी चमकती है और अचानक से गायब हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। और फिर पोएट इंग्लैंड की पहाड़ियों की तरफ देखता है जहां वो खुद खड़ा है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट। वो पहाड़ियां चांद की रोशनी से चमक रही है। इंग्लैंड जहां वो खड़ा है, इंग्लैंड की जो पहाड़ियां हैं वो चांद की रोशनी से चमक रही है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, जो कि इस शांत खाड़ी में है। दोस्तों ट्रैंक्विल का मतलब शांत और बे का मतलब खाड़ी। कम टू द विंडो। अब दोस्तों इस लाइन से हमको पता चलता है कि जहां से वो ये सीन देख रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, वो किसी घर की विंडो है। तभी तो बोल रहे हैं कम टू द विंडो। किसी को बुला रहे हैं, वो कोई उनके साथ है जिसे वो खिड़की पर बुला रहे हैं। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। कम टू द विंडो, देखो रात के टाइम पर ये हवा कितनी शांत और स्वीट है। आगे बोलते हैं ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। इस लाइन का मतलब है दोस्तों, वो बोल रहे हैं लेकिन सिर्फ वो लंबी सी झाग की जो लाइन बनी हुई है समुद्र में, वो समुद्र में उस तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं जहां वो झाग की सी लाइन बनी हुई है। दोस्तों हमको पता है समुद्र में जब लहरें उठती है तो झाग की सी लाइन बन जाती है। वो वहां इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि लंबी सी झाग की सी जो लाइन बनी हुई है वहां पे। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। जहां समुद्र मून ब्लांच्ड लैंड से मिल रहा है। दोस्तों मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब क्या होता है? ब्लांच्ड का मतलब होता है दोस्तों सफ़ेद कर देना, और मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब कुछ इस टाइप का सीन होगा, वो जिस टाइप का मैथ्यू आर्नोल्ड अपने साथी को बता रहे हैं, जिसको भी वो बता रहे हैं। मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब चांद की चांदनी से जो लैंड वाइट हो गया हो, वो लैंड और समुद्र जहां आपस में मिलते हैं। आगे बोलते हैं लिसन। वो बोल रहे हैं सुनो। जो भी उनके साथ हैं उसको बोल रहे हैं सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रूर। तुम्हें कुछ घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ग्रीटिंग का मतलब होता है दोस्तों घिसना, पत्थर वगैरह या फिर कुछ और। देखो आगे बोल दिया मैथ्यू आर्नोल्ड ने ऑफ पेबल्स। ग्रीटिंग रोर ऑफ पेबल्स। पेबल्स मतलब दोस्तों समुद्र के आसपास जो पत्थर पाए जाते हैं, समुद्री पत्थर जिसको हम बोलते हैं, उसको पेबल्स बोलते हैं। विच द वेव्स ड्रो बैक एंड फ्लिंग। जिसे लहरें अपने साथ बहा कर ले जाती है और फिर वापस उन्हें ला करके वहीं फेंक देती है। फ्लिंग का मतलब होता है वापस फेंक देना, और ड्रॉबैक का मतलब बहा कर ले जाना, और वेव्स का मतलब तो आपको पता ही होगा लहरें। एट देयर रिटर्न ऑफ द हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीज देन अगेन बिगिन। तो लहरें जब इनको बार बार ला करके फेंक रही है किनारे पर और ले जा रही है, ऐसा बार बार होता है। वहीं से ये रगड़ने की आवाज़ आ रही है। लहरें इनको फेंकती है, फिर रुक जाती है, फिर वापस फेंकती है। बिगिन सीज एंड बिगिन। शुरू होती है, रुकती है, फिर शुरू होती है, ऐसे फिर ये वहां से रगड़ने की आवाज आ रही है विथ ट्रेमलस कैडेंस स्लो। और ऐसे ही आकर ये पत्थर बार बार गिरते हैं तो इनसे एक कंपन उत्पन्न होता है। एक कंपन मतलब एक वाइब्रेशन टाइप का उठता है। ये ट्रेमलस का मतलब वही कंपन टाइप का उठता है, और कैडेंस का मतलब दोस्तों रिदम। एक रिदम सी बन जाती है। पानी आकर के बार बार गिर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, गिर रहा है, तो इससे एक स्लो रिदम बन जाती है। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन।
और यही पत्थरों के पेबल्स के वापस ऐसे टकराने और रगड़ने के साउंड से ये चीज़ एक एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लाती है। सोफोक्लिस लॉन्ग अगो। सोफोक्लिस दोस्तों मैंने आपको बताया था एक ड्रामेटिस्ट था, ग्रीक ड्रामेटिस्ट था, उसका नाम ले रहे हैं यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड। उसने भी लॉन्ग अगो, हजारों साल पहले, हर्ड इट ऑन द ईजियन, सेम साउंड सुना होगा जब वो ईजियन सी के किनारे खड़ा होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो हजारों साल पहले सोफोक्लिस ने भी ये ऐसा ही कोई सीन देखा होगा ईजियन के किनारे जब वो खड़ा होगा। ईजियन एक समुद्र है और ऐसे सीन को देखकर, इस क्लाउडी झाग वाले पानी को इस तरह आते जाते देखकर उसके दिमाग में आया होगा ह्यूमन मिजरी को, और इस पानी को वो आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं। मतलब सोफोक्लिस ने भी हजारों साल पहले ऐसा महसूस किया होगा। उसने ह्यूमन मिजरी और इस क्लाउडी झाग वाले पानी को कनेक्ट करने की कोशिश की होगी जो आ रहा है जा रहा है, जब वो ईजियन सी के किनारे खड़ा होगा। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। मतलब दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड बोल रहे हैं कि हम भी नॉर्दर्न सी पर, यहाँ पर इंग्लिश डोवर बीच पर खड़े हुए इस साउंड ऑफ थॉट को सुन सकते हैं। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। मतलब सी ऑफ फेथ भी कभी इसी तरह हाई टाइड था। मतलब सी ऑफ फेथ में भी कभी हाई टाइड थी, जैसे आज इस इंग्लिश चैनल डोवर में है, ज्वार बढ़ा हुआ है, तो सी ऑफ फेथ में भी कभी ऐसे ही ज्वार बढ़ा हुआ था, हाई टाइड थी। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये विड्रॉइंग रोर को सुन रहा हूँ, मतलब इन पत्थरों की आवाज़ को, जो मुझे मेलंकली फील करवा रही है। मेलंकली का मतलब दोस्तों उदास फील करवा रही है, दुखी फील करवा रही है। तो इन लाइनों का एक मतलब ये भी हो सकता है कि मैथ्यू आर्नोल्ड समाज में जो फेथ खत्म हो रही है उससे मेलंकली फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, समाज में फेथ खत्म हो रही है। रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, इसका मतलब है दोस्तों फेथ इज रिट्रीटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। रिट्रीटिंग का मतलब होता है वापस जाना, या फिर कह लो पीछे हटना। दुनिया से फेथ पीछे हटती जा रही है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर, मतलब किनारों से पानी पीछे हटता जा रहा है। एजेस का मतलब दोस्तों किनारे, मतलब फेथ का पानी इस वर्ल्ड से पीछे हटता जा रहा है। और पीछे हटते पानी के बाद में ये लास्ट लाइन में क्या बोलते हैं, एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और पानी जब पीछे हट गया तो वहाँ पे सिर्फ नेकेड शिंगल्स ही बचे। मतलब जो गोल गोल पत्थर होते हैं किसी नदी या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेकेड शिंगल्स। तो अगर फेथ का पानी पीछे हटता जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ नेकेड शिंगल्स ही बचते हैं। अब ये कुछ लास्ट लाइनें हैं इस पोएम की। इसमें जो भी पोएट के साथ है उसको पोएट बोल रहे हैं, अ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। हम दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के लिए सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए हम दोनों को। क्योंकि फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि जो वर्ल्ड हमको दिखता है हमारे सामने लाइक द लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही नया है। लेकिन असलियत में तो ये एक सपना है, लैंड ऑफ ड्रीम्स है। ये लास्ट दो लाइनों में क्लियर कर देते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। ना तो यहाँ पे कोई जॉय है, आनंद है, न प्यार है, न लाइट है, नॉर सर्टिट्यूड, किसी को किसी पे यकीन नहीं है, नॉर पीस, ना तो शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन। और अगर कोई दर्द में है तो उसके लिए कोई हेल्प भी नहीं है यहाँ पे।